बिना टाइम लेते हुए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप अभी आप सभी लोग इसको एंजॉय करेंगे। सो मोटिव ये है कि आपको जो भी सिलेबस का क्रक्स है वो दिया जाए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वो आपको दिया जाए विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। हमारे पास टाइम कम है लेकिन मटेरियल इतना है कि हम उस 20 to 25 आवर्स में हम नहीं कर सकते, लेकिन हम उतना कर सकते हैं जितना नेट के लिए जरूरी है। तो हमारा बेसिकली मोटिव ये है कि हम आपको वो सारी चीजें पहुंचाएं जो नेट के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सारे सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा वो हम लोग करवाएंगे। कोशिश ये करेंगे कि हर पोर्शन टच करें, लेकिन अगर कुछ टच नहीं होगा तो उसकी वजह यही होगी कि उसका वेटेज उतना नेट के सिलेबस में नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, लेकिन उन पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करेंगे जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आई होप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, सभी लोग देख पा रहे होंगे। और आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं बीच में। अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं कोई भी चीज। आप कभी भी फ्री हैं किसी भी बात को पूछने के लिए, बस वो क्लास से रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होनी चाहिए। तो चलिए, आई होप सभी को एक विश्वास होगा कि हम लोग कुछ करवाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूं। तो एग्जाम पैटर्न आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। 20 क्वेश्चंस हमें पार्ट ए से आते हैं, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 15। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो हर पार्ट में चॉइस रहती है। इसमें 5 क्वेश्चंस की चॉइस है। हमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन +2 मार्क्स देगा अगर आंसर सही है, और -0.5 मार्क्स कट जाएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर आपका आंसर गलत है। तो इस तरीके से आप 30 मार्क्स का पोर्शन है पार्ट ए, जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड कह लें या फिर डेटा एनालिसिस कह लें, जो भी आप समझे। 25 मार्क्स जो होंगे, 25 क्वेश्चन पार्ट बी से आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है तो +3.5 मार्क्स देगा, और अगर गलत है तो सही में से आपका 0.875 मार्क्स काट लिया जाएगा। ये इसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस 1, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा भी आप लोगों को। और ये अगर क्वेश्चन के मार्क्स जुड़े तो 3.5 मार्क्स से 20 क्वेश्चन 70 मार्क्स के आएंगे। और पार्ट सी जो कि एडवांस लेवल होता है, ये बेसिक है थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, और ये एडवांस सिलेबस है जो कि अभी मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को। तो एडवांस सिलेबस से जो आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, ईच ऑफ हैविंग 5 मार्क्स, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने को बोला जाएगा। और 20 क्वेश्चंस में अगर आपको देखूं तो 100 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। मतलब पार्ट बी और पार्ट ए का सम अप पार्ट सी है। बेसिकली 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा जो कि आपको अटेम्प्ट करने को बोला जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब ओवरऑल आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में वो 75 होंगे। आज मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट भी आ जाएगा CSIR का। उसके बाद आप लोगों को ये भी कंफर्म हो जाएगा कितने क्वेश्चंस पर कितनी मेरिट रहती है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो 75 क्वेश्चंस अगर आप देखो तो लगभग 278.5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 200 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब देयर इज ए इंटरनल चॉइस ऑफ 78.5 मार्क्स। मतलब 78.5 मार्क्स की आपके पास इंटरनल चॉइस है, और आपको 200 नंबर का अटेम्प्ट करने को बोला जाता है, जिसमें से अगर आप 100 नंबर भी ले आते हैं, मतलब 100 नंबर मैंने बहुत ज्यादा बता दिए,
मतलब अगर आप 60-70 अगर हम सेफ साइड में मान लें, 70 to 80 मार्क्स या 85 मार्क्स, रफ डेटा है ये, इतने मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो किसी कैटेगरी में भी आपको एलएस कम से कम मिल जाएगा। और अगर आप इससे अबव है 80 to 100 मार्क्स और रेयरेस्ट सिचुएशन में 100 से आगे बढ़ती है कट ऑफ, तो आपको जेआरएफ के साथ मिल जाएगा अगर आपकी एज 28 ईयर या उससे कम है तब। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें 80 मार्क्स अगर मैं देखूं तो 278.5 मार्क्स में से 80 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप ध्यान से देखें तो आपको यह समझ आएगा जितने नंबर की चॉइस है उतने नंबर भी ले आए अगर, तो आपका एलएस तो हो ही जाएगा मिनिमम। और कभी कभार 80 to 85, 84 पर आपकी मेरिट चली जाती है जेआरएफ की। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो अगर आप SC/ST बिलोंग करते हैं तो 50 मार्क्स पर ही आपको एलएस मिल जाता है या जेआरएफ मिल जाता है। तो अगर आप देखें तो 278.5 मार्क्स में से 80 मार्क्स लाने के लिए परसेंटेज अगर देखें तो 30% मार्क्स आप ले आओगे तो भी आप पास हो जाओगे। ऐसी सुविधा आपने कभी महसूस नहीं की होगी जितना ये CSIR नेट देता है। 30% मार्क्स लाकर कोई भी फेल हो जाता है किसी भी ईयर में। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं वो सारे स्टूडेंट हमेशा हर साल, चाहे वो 10th क्लास रहा हो, चाहे 12th क्लास रहा हो, या बीएससी का कोई भी ईयर रहा हो या MSc रहा हो, उन सारी स्थितियों में वो 30% से ऊपर नंबर लाया होगा तभी वो पास होता हुआ आया हुआ है। और मुझे नहीं लगता किसी के 30% मार्क्स या 33 या 40% या 45% भी मार्क्स होंगे। मतलब पिछले 10 सालों के सबसे कम मार्क्स में, पिछले 10 सालों से आप जो एग्जाम्स दे रहे हो उनमें भी सबसे कम परसेंटेज लाने पर आपको जेआरएफ या नेट मिल जाता है। तो ये कम नहीं है कि आपको ये समझाने के लिए कि ये बहुत इजी एग्जाम है, ये बहुत कठिन एग्जाम नहीं है। बस लोगों ने परसेप्शन ऐसा बना रखा है कि जैसे ये बहुत कठिन एग्जाम है, बहुत ज्यादा जब आता है तभी इसमें सिलेक्शन होता है, अदरवाइज इसमें सिलेक्शन नहीं होता। मतलब 100% नॉलेज होगी या 90% नॉलेज होगी तभी सेलेक्ट हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं। 40%, 50% नॉलेज में भी सिलेक्शन हो जाता है आराम से। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इसीलिए नेट जेआरएफ को कम समय में तैयार कराने का है। तो जो क्लासेस के दौरान हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो क्रक्स होगा मटेरियल का। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको केवल वही चीजें मिले, क्योंकि आपको एमएससी आप लोग पास आउट हो या अगर आप बीएससी में भी हो तो बीएससी आप लोग पास आउट हो, आपको बेसिक्स उतने आते होंगे जितने आपके लिए जरूरत होगी। अगर नहीं भी आते होंगे तो हमारे द्वारा उन पे ब्रशअप तो किया जा सकता है, उनको थोड़ा हल्का तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत बदलाव नहीं किया जा सकता। तो हम उन बातों को छोड़कर केवल उस बात पे फोकस करें कि हमारे नेट में जो भी एग्जाम में सिलेबस में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो अगर हमारे अटेम्प्ट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमारी पास कोई नॉलेज हो या ना हो डजंट मैटर। लेकिन फिर भी ऑब्वियस है सारा खेल नॉलेज का ही है, आपको जब फिजिक्स आती होगी तभी आएगी। तो कट ऑफ अगर मैं देखूं तो कट ऑफ इसकी कम इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस है फिजिक्स आप पढ़ते हैं, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये जानते होंगे कि फिजिक्स में उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता स्टूडेंट जितना और सब्जेक्ट्स में हो पाता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और सभी जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नेचुरल इफेक्ट भी होते हैं, नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग उतना समझ नहीं पाते जितना हमें समझना चाहिए। तो हमारी परसेप्शन को बदलना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है ये सारी क्लासेस आपको हेल्प करेंगी इस परसेप्शन को बदलने, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या है कि हम 200 नंबर में 200 नंबर अटेम्प्ट करना ना सीख पाए, हमें 200 में से 100-125 नंबर ले आए उतना बहुत। और अगर कोई ऐसा बिरला ही होगा जो ये कहे कि 278.5 मार्क्स में से मुझे 225 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था और मैं 200 ढूंढता हुआ परेशान हो गया, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा, है ना। तो जो टॉपर्स भी होते हैं वो 150 तक हो पाते हैं, 150, 155 या 180 मैक्सिमम। तो हमें टॉपर नहीं बनना है, हमें क्वालिफाई करना है एग्जाम, क्योंकि क्वालिफाई करने पर भी उतनी ही हमें फेलोशिप मिलती है जितनी हमें
ना, मतलब जितनी हमें अच्छी रैंक लाने पर मिलती है। वो बात अलग है कि अगर आप टॉप 10% में हो तो आपको एसपीएम भी कॉल होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप, वो उसकी बात अलग है, उसके लिए आपको और मेहनत करनी पड़ेगी या फिर आपकी रैंक डिसाइड करेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी रैंक हमेशा कम ही आएगी हमारी चीजें पढ़ने से या आपके अपने जो भी तैयारी है उससे, लेकिन हाँ फिर भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छी रैंक मिल पाएगी। लेकिन नेट का एग्जाम, जो जेआरएफ का एग्जाम है, जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है, वो एग्जाम एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, वो कोई कंपटीशन नहीं है। दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में कोई होड़ नहीं कि एक ही वैकेंसी है उसके लिए हमें सबको लड़ना है। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, कट ऑफ होगी, जो लोग पार कर जाएंगे उस कट ऑफ से वो लोग सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उस सेंस में काम करने की कोशिश करेंगे कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो और जो लोग जेआरएफ के लिए एलिजिबल है वो लोग जेआरएफ पा पाए और जो लोग एलएस के लिए एलिजिबल है वो एलएस पा पाए। ठीक है, अब रही बात फेलोशिप की, आप लोग चूंकि यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, कई सारी यूनिवर्सिटी से बच्चे होंगे। अमन? Yes, sir. It's 40,000 around. 40,000. अराउंड 40,000। अगर ये Yes, sir. कंप्लीट पैकेज अगर निकालें, हाँ जी सर। 40,000 और ये 24 मंथ तक मिलेगी, लगभग मान लेते हैं 40,000 मान लीजिए 5 साल तक, तो कितना हुआ? 24 लाख। 24 लाख रुपए हुआ, जो कि आपको गवर्नमेंट देने को तैयार है, बशर्ते आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। और उसमें भी क्या होना है, फेल होना है बेसिकली। अगर आप एकेडमिक तरीके से बात करो तो 35% नंबर पे आपको फेल हो जाते हैं। थर्ड डिवीजन लाने के लिए आपको 24 लाख रुपए का ऑफर है। अब ये ऑफर आपको कितना अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कम एफर्ट्स में अच्छी सैलरी गेन कर सकते हो। जो लोगों को ये लगता है कि हमने एमएससी विवश होके की, एमएससी इसलिए की कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को लोगों से अलग कर सकते हो। कोई प्रोफेशनल कोर्स ना करने के बावजूद भी आप बेसिक साइंसेज में बहुत आगे बढ़ सकते हो, और ये सिलसिला यहीं रुकेगा नहीं, आगे और भी ज्यादा इसमें स्कोप्स है और बहुत ज्यादा चीजें आपको मिल सकती हैं। इतना मोटिवेशन काफी है नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन के। डजेंट मैटर कि आप हमारी क्लासेस से जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, ये एक जनरल अवेयरनेस है और कह सकते हो जनहित में जारी है आपके लिए कि 24 लाख रुपए के लिए आप लोग थोड़ी तैयारी कर लें तो बेहतर रहे, चाहे हमसे करें या किसी और से करें, चाहे हमारे साथ बैठकर पढ़े या अपने आप बैठकर पढ़े, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी को। अगर किसी को इसमें डाउट हो या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लग रही हो जो मैं आपको गलत कन्वे कर रहा हूं तो आप बता भी सकते हो मुझे, मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझसे बात कर रहे हो। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो सिलेबस, अगर मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, बेसिकली स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं सिलेबस के, और आप लोग इसको इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अलग से कहीं से उठाया है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का 2 जगह सिलेबस मेंशन है, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले ही लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि वो जानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। अगर वो जानते होते कि आपको कुछ आता है तो न्यूटन्स लॉ तो नहीं लिखते कम से कम। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं ये वाली बात? इसका मतलब उनको डाउट है कि आपको न्यूटन्स लॉ अभी भी नहीं समझ में आए। अगर आपसे मैं बात करूं न्यूटन्स लॉ आप कब से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, या इससे पहले भी आजकल सिलेबस में आ चुकी हैं चीजें। 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th में, बीएससी में 3 साल, और एमएससी भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग इन्वॉल्व होंगे फिजिक्स के साथ। तो लगभग ये कितने साल हो गए? क्यों अमन, लगभग कितने साल हो गए? काफी साल हो गए सर हमें पढ़ते हुए 9 साल से ऊपर हो गया है ना। 10 बिल्कुल साल बिल्कुल। लगभग आप पढ़ रहे हो। 9 साल में तो सीधे सीधे गिना रहा हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि 9 ईयर्स तो कम से कम ये ईयर्स होते हैं जिनमें बच्चा पढ़ता है। 8 से पहले चलिए मान लेते हैं प्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो सब चीजें इग्नोर करी जा सकती हैं, लेकिन इन सालों को इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो लगभग 9 साल से आप फिजिक्स या साइंस पढ़ रहे हो, बावजूद इसके हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बन नहीं पाई है। क्या ये बात सही है कि नहीं? पिछले 9 सालों से जो काम चल रहा है, जो काम हम रोज पढ़ते हैं, रोज हम उनके साथ उलझते हैं और रोज हमारी लगभग लड़ाई होती है इन सब्जेक्ट से, उसके बावजूद भी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही। उसकी वजह क्या है? हमारा परसेप्शन। हम इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे ये सिलेबस है, इसको पढ़ना है, तो कोई इसमें चार्म है नहीं, क्या है, होगा होगा नहीं होगा, क्या न्यूटन्स लॉ, क्या मतलब है भाई? इन चीजों का परसेप्शन आपको जब तक नहीं बदलेगा तब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई। इंटरेस्ट जब आएगा तो आप कंसंट्रेट होगे, जब कंसंट्रेट होगे आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी। हम किसी मूवी को देखने जाते हैं, केवल ये कोई बता दे, पहले के टाइम में, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो चलो दूसरा नाम ले सकते हैं, तो एस.एस. राजामौली की एक मूवी आई, केवल नाम एक डायरेक्टर का जुड़ जाए, अगर कह देते हैं कि भाई वो मूवी देखने चलते हैं, अच्छी होगी अच्छी होगी, केवल इतने से इंटरेस्ट आ जाता है। और इंटरेस्ट आने के बाद जब आप मूवी में बैठते हो तो इवन आपको कैरेक्टर्स के साथ, उनके कैरेक्टर के नामों के साथ आपको चीजें याद हो जाती, सिलेबस याद नहीं होता। परफॉर्मेंस में आपको रिमेंबर करने में चीजें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फॉर्मेट अलग है आपका या हमारा। हम इसमें अपने आप को इंक्लूड करके बोलते हैं ये वाली बात, आपको ये नहीं कह रहे, सिर्फ आपके अंदर ही ये प्रॉब्लम है। तो चीजें याद उसी को होंगी जिसका इंटरेस्ट होगा, जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उस पे ही कंसंट्रेशन होगा, और जिस पे कंसंट्रेशन होगा वही चीजें हमें याद हो जाएंगी। तो अगर हम इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लें, हम अपने सिलेबस को एज ए सिलेबस ना मान के ये हमें पार्ट ऑफ लाइफ मान ले, हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग होगा तभी जब आप इनको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ो कि ये चीजें कठिन नहीं। जैसे अभी अगर मैं अभी पढ़ लूं चीजों को, यहाँ पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ लूं, तो आधे शब्दों का तो मतलब ही नहीं पता। जैसे मैं अभी एक लेमैन की भाषा में बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, कुछ बच्चे ऐसे हो जो थोड़े कम अच्छे हो, बहुत बुरे तो कोई भी नहीं होते, है ना? क्योंकि बुरे वही होते हैं जो बिल्कुल अपने आप को बुरा बोलते हैं, बाकी बुरे नहीं है इस दुनिया में कोई। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है कि अगर मैं इन शब्दों को पढ़ूं कि लैग्रांजियन हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फेज स्पेस डायनामिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, पॉइसन ब्रैकेट, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये नाम अगर केवल पढ़ूं, नोएथर थ्योरम, तो मेरे को लगेगा कि ये बड़ा कठिन सा है, कुछ है नहीं इनमें, ये समझ आएगा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको वो इंटरेस्ट ही नहीं बन पाएगा, और इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अब मतलब कुल मिला के आप इंटरेस्ट तभी बनेगा जब हम थोड़ा उसमें इंटरेस्ट करने का कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बनाए, है ना? तो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, ये हमारा मोटिव है कि आपके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करे। दूसरी बात, आप लोग किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले ये भी बता दे। नेट आपका किस में चल रहा है? कौन से सब्जेक्ट के लिए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंसेस। बाकी लोग किसी और में कर रहे हैं क्या? फिजिक्स, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में और फिजिक्स में क्या अंतर है, कोई बताएगा मुझे? हालांकि दोनों लॉजिकली एक ही है, फिजिक्स, फिजिकल साइंस। अच्छा ये तो छोड़ ही दो, साइंस में हमारी सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी, जैसे कि फिजिकली हम क्या करते हैं क्या नहीं, और फिजिक्स में एज्यूमिंग ज्यादा है, आई थिंक सो। अच्छा ये बताओगे साइंस क्या होती है?